बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड सैंपल के हवाले से हमने तीन चीज़ें सॉइल एनालिसिस, सीवेज स्लज एनालिसिस और सेडिमेंट एनालिसिस डिस्कस कर लिए थे। टुडे इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ डस्ट एनालिसिस कोर्स। एज यू नो, इट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। वाई डस्ट इज़ अ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, मतलब हम ये टॉपिक डस्ट एनालिसिस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि ये एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न क्यों है। सेकेंडली, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डस्ट। थर्डली, हम देखेंगे हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद डस्ट पोल्यूशन। एंड फाइनली हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ डस्ट। तो ये छोटे से चार ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। डस्ट जो है, अगर तो आप गांव में चले जाएं या पिंड में चले जाएं या वो लोग जिनका ओरिजिन विलेज से है, तो उनके लिए तो डस्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कुछ कंसर्न क्यों, कच्चे घर हैं, कच्ची सड़कें हैं, हेल ऑफ डस्ट। और जब बहुत ज़्यादा डस्ट हो तो वो डस्ट नहीं लगती, यानी मुश्किलें हम पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो जब डस्ट बहुत ज़्यादा हो तो डस्ट इज़ नॉट अ कंसर्न। लेकिन अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट में आ जाएं, शहर के अंदर आ जाएं, तो यहाँ पे डस्ट जो है वो ग्रेटर कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट के अंदर पोल्यूशन विलेज की निस्बत ज़्यादा हो सकती है। सो क्यों, बिल्कुल ज़ाहिर है, ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी टॉक्सिक सब्सटेंस इट बिकम ग्रेटेस्ट कंसर्न इन अर्बन एनवायरनमेंट्स। Similarly, due to the potential exposure of children who often play in the street, schoolyard or parks, तो अब ज़ाहिर बात है, घर तो छोटे छोटे होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे कहाँ खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, स्कूल यार्ड के अंदर, स्कूल के सहन में खेलते हैं या पार्क्स के अंदर खेलते हैं। तो दीज आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द डस्ट। तो डस्ट के अंदर अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं तो इट वुड बिकम अ ग्रेटेस्ट कंसर्न। सिमिलरली, अगर हम देखें तो जो मेजर रूट है एक्सपोजर का वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब ये है कि चिल्ड्रन जब सड़क पे, स्कूल यार्ड में या पार्क में खेल रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है डिपॉजिट हो जाते हैं उनके हाथों पे। और अगर आपने बच्चों को हाथ धो के खाने की आदत नहीं डाली तो दीज कुड सब्सिक्वेंटली बी इंजेस्टेड। तो ये इंजेस्ट हो जाएंगे, खाने के साथ बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो दे कैन कॉज टॉक्सिसिटी और हेल्थ हैजर्ड। सोर्सेज के हवाले से देखें तो द मेन सोर्स ऑफ रोड डस्ट इज़ द डेपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल्स। सो रोड डस्ट जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं रोड के ऊपर, दे विल कॉज द रोड डस्ट। इन द अर्बन एनवायरनमेंट दीज पार्टिकल्स ओरिजिनेट मेनली फ्रॉम रोड ट्रैफिक। अब सबसे पहले क्या है, रोड ट्रैफिक से ओरिजिनेट होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक एरोसोल की बात हो रही है जो डिपॉजिट होके आपकी डस्ट मिला रहे हैं, तो बेसिकली वो कहाँ से आ रहे हैं, रोड ट्रैफिक है, मोबाइल जितने भी व्हीकल्स हैं वो बेसिकली आपको पता है फ्यूल बर्न कर रहे हैं, तो उनका जो एग्जॉस्ट है उसके नतीजे के तौर पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। इसके अलावा एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज़ हैं, जो उनके एग्जॉस्ट हैं फैक्ट्रीज़ के, गैशियस एफ्लुएंट्स हैं, उनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एरोसोल के तौर पे डिपॉजिट हो जाते हैं रोड के ऊपर और काज करते हैं रोड डस्ट को। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं शहरों के अंदर, तो वहाँ से भी डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फाइनली जो है फ्लेकिंग ऑफ पेंट्स है, हम घरों में बिल्डिंग्स के ऊपर पेंट्स किए हैं, पेंट्स की फ्लेकिंग होती है और वो काज करती है डायरेक्टली डस्ट के अंदर। अब वो पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है वो बड़ी जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जो जिनका डायमीटर इनसे कम होता है वो यूजुअली एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल के तौर पे सस्पेंड रहते हैं। उनकी अलहदा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम चूँकि डस्ट के ऊपर हमारा फोकस है तो हम इसलिए लार्जर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो हैज़र्ड्स क्या हैं, सबसे पहले पोल्यूटेंट्स देख लें। पोल्यूटेंट्स डस्ट के अंदर लेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि लेड जो है फ्यूल के अंदर इस्तेमाल होता था एज एंटी नॉकिंग एजेंट, अब तो शायद नहीं होता। तो लेड की डेपोजिशंस बहुत ज़्यादा होती है डस्ट के अंदर। सिमिलरली जो दूसरी हैवी मेटल्स हैं लाइक कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, जिंक, ये भी जो रूटीनली रोड डस्ट के अंदर आपको मिलेंगी। सो हैज़र्ड, ज़ाहिर बात है हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिक होती हैं,
तो अब ये हैज़र्ड काज कर सकते हैं। कैसे कैसे हैज़र्ड काज कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो रोड डस्ट है वो दोबारा, अगर एयर जो विंड है वो चलती है तो आपके पास दोबारा रीसस्पेंड हो सकती है एयर के अंदर, और आप उसको इनहेल कर सकते हैं, और ये मेटल्स आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। सेकेंडली, जो पोलूटेंट्स रोड के ऊपर मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ रोड डस्ट, दे कैन एंटर इनटू द सरफेस वाटर एज रोड ड्रेनेज वाटर। जब रेन शावर होगा तो उसके बाद जो पानी है, ज़ाहिर बात है वो किसी न किसी वाटर बॉडी के अंदर ड्रेन हो जाएगा, तो वो पोलूटेंट्स जो हैं वो एंटर हो गए आपके वाटर बॉडी के अंदर, और दे काज वाटर पोल्यूशन। उस वाटर को जब इस्तेमाल करेंगे तो दे विल एक्ट एज पोटेंशियल हैज़र्ड। सिमिलरली आप रोड डस्ट को घर में भी लेके जा सकते हैं बाय ऑन आइटम्स ऑफ क्लोथिंग। कभी बड़े शहरों में देखें तो लाइट कलर की शर्ट पहन के आप एक दफ़ा दो तीन कह रहा हूँ 8-10 किलोमीटर का सफ़र करें, तो वापस आएँ तो अगर आप अपनी शर्ट के ऊपर गौर करें तो आपको विजिबली भी नज़र आती है डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हुए। तो क्लोथिंग के ज़रिए भी हम घरों के अंदर ले जाते हैं। सो इसका नतीजा क्या होता है कि अपेरेंटली तो हम समझ रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल, रोड डस्ट के ऊपर ही ये कंटेमिनेशन मौजूद हैं, लेकिन दीज पोल्यूटेंट कंटेंट्स जो हैं वो होम, स्कूल या प्लेस ऑफ वर्क जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिस है, तो आप उतने ही हो सकते हैं जितने रोड के अंदर हैं, क्योंकि आप उनको अपनी क्लोथिंग के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए साथ लेके आ रहे हैं। सो एनालिसिस के हवाले से बात करें तो जनरल कंसिडरेशन, ये मैं मेरा ख्याल तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, दी जनरल कंसिडरेशन फॉर सैम्पलिंग, स्टोरेज एंड सैम्पल ट्रीटमेंट, जो कि हमने सॉइल के केस में डिस्कस की थी, आर इक्वली एप्लीकेबल टू डस्ट, सेडिमेंट एंड स्लज। सो आपने वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे जो है यू कैन मेंशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन है डस्ट सैम्पलिंग के हवाले से, उसके एनालिसिस के हवाले से, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कलेक्शन। अब जारी बात है डस्ट का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़े स्कूल्स या कोरड की ज़रूरत तो नहीं होगी, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो एक सिंपल ब्रश है और डस्ट पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्ट पैन जो सुगड़ ख़वातीन हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो सुगड़ हजरात हैं उनको भी पता होगा कि डस्ट पैन क्या होता है, अदरवाइज़ आप लोग इसका इमेज फाइल देख सकते हैं। तो स्पैचुला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेबॉरेटरी के अंदर स्पैचुला का तो आपको पता होगा। सो डस्ट सैंपल कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग अ ब्रश एंड डस्ट पैन और अ स्पैचुला। स्टोरेज के हवाले से बात करें तो हम ज़्यादातर जो डस्ट सैंपल है वो डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग्स के अंदर स्टोर करते हैं, और इसकी अमाउंट की बात करें तो यू शुड कलेक्ट एटलीस्ट 5 ग्राम ऑफ ईच डस्ट सैंपल। कंटेमिनेशन से अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादातर डस्ट सैंपल्स के अंदर हम मेटल्स को देखना चाह रहे होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल। फॉर एग्जांपल, जब आप मेटल एनालिसिस करेंगे तो मेटल कंटेनर शुड नॉट बी यूज़ फॉर सैम्पलिंग। मतलब आप डस्ट पेन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मेटल का नहीं होना चाहिए, स्पैचुला भी नहीं होना चाहिए, तो ब्रश यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने ना उसको स्टोरेज के लिए, ना उसकी कलेक्शन के लिए, ना उसकी मिक्सिंग के लिए मेटल कंटेनर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने। प्लास्टिक कंटेनर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटल कंटेनर। सो जब आप डस्ट सैम्पलिंग करें तो आपको कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी लाजमी ज़रूरी हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज साइट डेटा फॉर्म अवेलेबल होते हैं। जब आप डस्ट सैम्पलिंग करने जाते हैं तो आपने उनके ऊपर इनको मेंशन करना ज़रूरी है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं। द फर्स्ट वन इज़ डस्ट सैंपल शुड बी कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द साइट, कि किस जगह से आप सैंपल ले रहे हैं, तो आपने उसको करेक्टराइज करना है कि आप पेवमेंट से ले रहे हैं। इफ़ यू आर टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द रोड, आपने रोड मेंशन करनी है। इफ़ यू आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम कार पार्क, आप कार पार्क मेंशन करेंगे, या फिर आप किसी इंडोर फैक्ट्री से, घर से या स्कूल यार्ड से इंडोर ले रहे हैं तो वो भी आपने मेंशन करना ज़रूरी है। सेकंड थिंग जो है दैट इज़ फॉर स्ट्रीट डस्ट एंड रोड साइड सॉयल, रोड साइड सॉइल्स की बात करें जहाँ से आपने डस्ट सैंपल लेना है, तो ये यू शुड रिकॉर्ड द सैम्पलिंग एरिया इन मीटर स्क्वायर। ट्रैफिक डेंसिटी आपने रिकॉर्ड करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द रोड रिकॉर्ड करना है, विंड स्पीड आपने रिकॉर्ड करनी है जब आप सॉइल की सरफेस से डस्ट सैंपल लेना चाह रहे हैं। ये आप सॉइल के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को। तो
ये चार चीज़ें यानी कि सैम्पलिंग एरिया मीटर स्क्वायर में रिकॉर्ड करें कि कितना आपने सैम्पलिंग एरिया सेलेक्ट किया है, ट्रैफिक डेंसिटी आप रिकॉर्ड करें कि रोड के ऊपर ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम रोड कितना है और विंड स्पीड कितनी है, और फाइनली कि लास्ट टाइम जो बारिश हुई है उसका टाइम भी आपने नोट करना है और उसकी इंटेंसिटी के कितनी बारिश हुई है, कितने मिलीलीटर बारिश हुई है, ये रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। अब ट्रैफिक डेंसिटी के हवाले से प्रेफरेबली तो ये है कि आप ट्रैफिक काउंट्स की शक्ल में जो है वो उसको रिकॉर्ड करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ट्रैफिक काउंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे बैठ के आप चिंची रिक्शे बसें वैगनें गिनना शुरू कर दें, ठीक है ना। पता लगे कि बंदा सैंपल लेने गया है और सुबह से लेकर शाम हो गई, डस्ट सैंपल लेके नहीं आया, तो अगर आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है ट्रैफिक काउंट्स, तो आप सिंपल इसको क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं ट्रैफिक डेंसिटी को इन द फॉर्म ऑफ कि ये लो ट्रैफिक डेंसिटी है, मीडियम है या हाई ट्रैफिक डेंसिटी है। जब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, रिकमेंडेड प्रोसीजर अवेलेबल हैं लिटरेचर के अंदर, तो वो आपने स्पेसिफिक एनालाइट के लिए वो प्रोसीजर फॉलो करना है और उस डस्ट सैंपल को क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना है। सॉलिड एनालिसिस ऑफ सॉलिड सैंपल के हवाले से we have discussed about soil, we have discussed about sediments, then we have discussed about the sewage sludge analysis, and finally in this lecture I have discussed about the everything about the dust analysis. So the main topic, that is analysis of solids including soil, sewage sludge, sediment and dust has been completed. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।